कोरोना का कहर पूरे देश विदेशों में इस समय फैला हुआ है। 25 मार्च से लेकर आज तक 5 महीने से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद भी कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। अब ये कहर कब तक चलेगा किसी को कोई भी पता नहीं। हालांकि बहुत सी दुनिया ऐसी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोरोना को मारने का नाम ही नहीं ले रहे, जिसके चलते आए दिन ही कोरोना अपने पैर पसार रहा है। हालांकि डाइट चार्ट समेत विभिन्न हॉस्पिटल्स, प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटलों में इसका इलाज चल रहा है। कौन सी दवाएं इस बीमारी को लेकर प्रयोग होनी चाहिए उसकी भी लिस्ट आ चुकी है, मगर आयुर्वेदिक में इस बीमारी का इलाज कैसे संभव है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए हम एनडी केयर नेरोगम के डायरेक्टर डॉक्टर नवदीप शर्मा जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। कोरोना को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर नवदीप जी से। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे कि बहुत से लोगों का मानना है कि बीमारी कोरोना की जो चल रही है वो बहुत से लोग इसको मान नहीं रहे कि ये एक तरह की अफवाह है, जिसके चलते उसका हर्जाना पूरे हिंदुस्तान के अलावा देश विदेशों की दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। इस संबंधी आपका क्या राय है? आज़ाद इंडिया न्यूज़ 24 के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि कुछ लोग जो नहीं मान रहे हैं, जो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि वाकई में ही एक इतना बड़ा रोग है, इतनी बड़ी बीमारी है, और इसे एक अफवाह की तरह ले रहे हैं, वो दूसरे लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहे हैं। देखिए, कोरोना हम सब देख रहे हैं, आए दिन शायद ही दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा हो, और आज तो भारत दूसरे पायदान पर आ गया है कोरोना के केसेस। सो मैं सभी व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि कोरोना रियलिटी में एक वायरस है जो जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसके कारण होने वाली बीमारी बहुत से लोगों में जानलेवा साबित हो रही है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारी भारत सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स की ओर से जो गाइडलाइंस दी गई हैं, मास्क पहनकर रखना, बार बार हाथों को धोना, पब्लिक डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम कहते हैं, उसके नियमों का पालन करना, ये बहुत ही अनिवार्य है, और ये इन रियलिटी एक जानलेवा बीमारी है। दरअसल आयुर्वेद की निगाह में देखें तो इसके लिए कौन सा ऐसे आहार हैं जिसको लेकर कोरोना बीमारी को लेकर काफी हद तक बचाव किया जा सकता है? देखिए, जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो सदियों से ही आयुर्वेद के अंदर जनपदों ध्वंस का वर्णन आता है। आयुर्वेद में भी, उस काल में भी समय समय पर कोरोना जैसी महामारियां आई, उनका प्रतिकार भी किया गया, और ऐसी बीमारियों को जनपदों ध्वंस के कारण होने वाली बीमारियां और इन बीमारियों के कारण जनपदों ध्वंस का होना, ये बताया जाता है। इन सारे रोगों को आयुर्वेद औपसर्गिक रोगों के अंतर्गत जो है वो बताता है, और वहीं इसका इलाज करने के लिए आयुर्वेद में आहार, विहार और औषध 3 प्रकार की चीजों के बारे में बताया गया है। और आपने बिल्कुल बढ़िया चीज पूछी आहार के बारे में, कि हम कैसे आहार का सेवन करें जिससे हम इस रोग से बच पाएं। अगर हमारे ना चाहते हुए भी ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो क्या किया जाए, कैसी डाइट ली जाए कि हम इस रोग से बच सके? तो यहां मैं बताना चाहूंगा लघु और सुपाच्य अन्न, वो भोजन जो खाने में हल्का है, हमारा शरीर उसे आराम से पचा सकता है। लौकी की सब्जी, मूंग की दाल, मसूर की दाल, टिंडे की सब्जी, ऐसी जो लाइट सब्जियां हैं, इस काल के दौरान आयुर्वेद ये मानता है कि हमें इनका सेवन अधिक करना चाहिए। आयुर्वेद ये भी मानता है कि खास तौर पे जब एक औपसर्गिक रोग का समय चल रहा हो तो हमें हमेशा जो भोजन करना है वो घर पर ही करना है। बाजार की बनी हुई चीजों का पूरी तरह से परित्याग करना चाहिए। जबकि मैं देखता हूँ रूटीन में, आप भी शायद देखते होंगे कि जब हम चलते हैं, जा रहे होते हैं, तो आज फिर दोबारा से रेहड़ियों के ऊपर, खाने पीने की दुकानों के ऊपर फिर दोबारा से उतना ही रश लगने लग गया है। ये बहुत गलत है। एक तरफ तो बाजार से जब चीजें खा रहे हैं, घर की बनी चीजें अधिक नहीं खा रहे हैं, वो हमारी इम्यूनिटी लेवल को डाउन लाती है।
दूसरा, कई प्रकार की इन्फेक्शंस का भी ये कारण बन सकती है। तो मैं इसीलिए चाहूंगा आप घर का बना हुआ हल्का भोजन खाएं। अपने भोजन के अंदर देसी घी का इस्तेमाल दिन में एक समय जरूर कीजिए, और अगर आपके लिए संभव है तो तिल का तेल, शास्त्रों में कहा गया है कि तिल का तेल सभी तेलों से उत्तम है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। हम लोग आजकल सरसों का तेल या रिफाइंड का तेल अधिक इस्तेमाल करने लग गए हैं। मैं ये चाहूंगा कि जो रिफाइंड ऑयल आप लेते हैं या जो सरसों का तेल आप लेते हैं, उसमें 20% के करीब आप तिल का तेल भी ऐड कर लीजिए। इससे आपके टेस्ट के अंदर भी कोई फर्क नहीं आएगा और वही खाना आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा भी। और तीसरा, खाने के साथ पानी गर्म लीजिए। जैसे कि आजकल गर्मियां चल रही हैं, तो हम मेजोरिटी देखते हैं कि लोग खाना खा रहे हैं और खाने के ऊपर फ्रिज के अंदर से पानी चिल्ड ले रहे हैं पूरे का पूरा। ऐसा करने से वो भोजन पचने में भी मुश्किल आती है और हमारी इम्यूनिटी भी वीक होती है। तो बहुत जरूरी है कि हम जो भोजन लें और उसके बाद जो पानी पिए, वो पानी गर्म पानी होना चाहिए। तो ये वो आहार है जिसका अगर सेवन किया जाता है, हमारी इम्यूनिटी भी बेटर रहेगी और हम किसी प्रकार की इन्फेक्शन अगर शरीर में आ जाती है तो उससे लड़ने में अधिक सक्षम होंगे। डॉक्टर साहब द्वारा जैसे आहार के बारे में बताया गया, और अगर उसको ध्यान में रखा जाए तो हम काफ़ी हद तक अपने आप को मजबूत रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आहार के बारे में आपने बता दिया, अब विहार के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा डॉक्टर। बिल्कुल जी, देखिए विहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। विहार का मतलब है जीवन शैली। किस प्रकार की जीवन शैली व्यतीत की जाए तो हम एक कोरोना जैसे जानलेवा रोग से बच सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अपसर्गिक रोग समय के समय हमारी मानव सभ्यता के अंदर होते रहे हैं, तो अपसर्गिक रोगों के टाइम पे आयुर्वेद का भी यही मानना है कि ऐसी जगहें जहां रश बहुत अधिक है, हम वहां जाने से बचें। अपने हाथों को हम बार बार धोएं। हम ये कोशिश करें कि अगर हम बाहर से आए हैं तो देखिए हमारे जो कपड़े हैं वो कई प्रकार की ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस लेकर के आ सकते हैं हमारे घर में। हम आते ही अपने घरों के बाहर एक ऐसा कंटेनर लगा दें जिसमें हम अपने जो बाहर वाले कपड़े हैं उसमें डालें। बाथरूम अगर हमारे घर के स्टार्टिंग के अंदर है, वहीं से ही हम नहा करके अंदर जाएं। नहीं है, हम सबसे पहला काम करें कि बाथरूम में जाएं, नहाएं, क्लोथ चेंज करें, उसके बाद ही हम घर पे किसी बच्चे के या किसी बुजुर्ग के संपर्क में आए। ये वो कॉमन गाइडलाइंस हैं जो आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों मानते हैं। इसके साथ साथ आयुर्वेद का ये मानना है कि अगर हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, रात को हमें 10 बजे तक सो जाना चाहिए। हमने एक फ्रेज सुनी है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। कोरोना काल में हमें इस फ्रेज को याद रखना है। जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है, और सुबह उठ करके सबसे पहले हमें करना है प्राणायाम। और प्राणायाम में भी खास प्रकार से कपाल भाती, क्योंकि रक्त में ये पित्त की मात्रा को बढ़ाती है और पित्त की मात्रा बढ़ने से सभी प्रकार के वायरसेस से फाइट करने वाला जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। तो कपाल भाती का यूजेज करना बहुत लाभकारी है। तो मैं चाहूंगा कि एक तो कॉमन गाइडलाइंस उनका पालन किया जाए, सुबह जल्दी उठा जाए, रात को जल्दी सोया जाए, और अपनी जीवन शैली में प्राणायाम को इस समय सम्मिलित अवश्य किया जाए। दरअसल ये तो आहार और विहार के बारे में आपने बता दिया। अब ये भी बताएं, क्या इस बीमारी की रोकथाम को लेकर, कोरोना की रोकथाम को लेकर कौन सी मेडिसिन आयुर्वेदिक के रूप में हम उसका सेवन करें, उससे बचाया जा सकता है? और ये भी साथ में बताइएगा, क्या हमारे घरों की रसोई में कुछ ऐसा सामान है जो आयुर्वेदिक के रूप में वरदान हो और लोगों के लिए वो तंदुरुस्ती के लिए उनके सामने पेश हो? आपने बहुत ही सही बात की है और बहुत ही अच्छी बात की है हमारे किचन के बारे में। हम भारत के वासी हैं और हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ, हमारे पूर्वज किचन के रूप में हमारे घरों में एक औषधालय जो है वो बना करके गए हैं सदियों से। अगर हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की बात करें तो हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा हुआ करता था। अब जो तुलसी का पौधा है, इसका फायदा ही ये था कि
सभी प्रकार की आने वाली वायरल इन्फेक्शन से तुलसी बहुत बढ़िया बचाती है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, एक बार फिर दोबारा से हम तुलसी को अपनाएं। फ्लावर पॉट्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम जहां तक हम तुलसी अपने घरों के अंदर लगा सकें, छत पर, बाहर हम तुलसी को जरूर लगाएं। बहुत ही बढ़िया एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है तुलसी। और ना सिर्फ एंटी वायरल प्रॉपर्टीज, हमारे पूर्वज ये जानते थे कि जब जब वायरल इन्फेक्शंस और ऐसी महामारी आएंगी, लोगों को घरों तक सीमित रहना पड़ेगा, वो डिप्रेशन का कारण बनेंगे। हम आए दिन सुनते हैं किसी न किसी व्यक्ति ने डिप्रेशन पर आकर अपनी जान ले ली, अपनी जान गंवा दी। तुलसी ना सिर्फ एक एंटी वायरल है, बल्कि बहुत बढ़िया एंटी डिप्रेसेंट भी है। ये डिप्रेशन को दूर करती है। तो तुलसी कोशिश कीजिए एक बार फिर दोबारा से हर घर की आंगन की शोभा को बढ़ाने लग जाए। अब घर के आंगन से निकल करके हम आते हैं घर के किचन की ओर। और जब हम घर के किचन की ओर आते हैं तो किचन के अंदर जो कॉमन चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें सबसे पहली है हल्दी, जिसे कि आयुर्वेद में हरिद्रा कहा गया है। और जब हम बात करते हैं हल्दी की, तो आज मार्केट में हल्दी की ड्रॉप्स आने लग गई हैं, कुकुरमिन ड्रॉप्स जिनको बोलते हैं, हल्दी के कैप्सूल्स आने लग गए हैं। और पूरी दुनिया इन कैप्सूल्स को भारत से इंपोर्ट करती है, क्योंकि उनको हल्दी खाने की आदत नहीं है। हम लोग तो ब्लेस्ड हैं कि हमारे तो हर सब्जी की कुकिंग के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। जरूरी है कि हम हल्दी को मैक्सिमम से मैक्सिमम इस्तेमाल करें। एक नॉर्मल एडल्ट की बॉडी के अंदर अगर हम 2.5 ग्राम से 5 ग्राम तक हल्दी रोजाना भेज देते हैं, तो किसी भी एंटीवायरल, किसी भी एंटीबैक्टीरियल से ऊपर है वो। तो कोशिश कीजिए हल्दी की यूजेज आप बढ़ा दीजिए। हल्दी के बाद अगली चीज आ जाती है जी काली मिर्च। हम लोग आज लाल मिर्च, हरी मिर्च अपनी सब्जी को टेस्टी करने के लिए बहुत सी यूज करने लग गए हैं, लेकिन गरम मसाला जो आज भी हम यूज करते हैं उसमें काली मिर्च होती है। अगर यही काली मिर्च हम हरी मिर्च और लाल मिर्च की जगह पे इस्तेमाल में ला दें तो बहुत लाभ करती है। इसके अलावा भी चाहे वो जीरा है, चाहे वो अजवाइन है, चाहे वो मेथी है, हर वो छोटी से छोटी हर्ब जो हमें लगता है कि ये हर्ब जो है ये लाभ पहुंचा रही है हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाने में, वो ना से केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बना रही है, बल्कि उसके साथ साथ वो हमें ऐसी वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में भी सक्षम बना रही है। और इनके साथ साथ जो स्वामी रामदेव जी को भी हम अक्सर कहते सुनते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे हर आयुष मंत्रालय के जो सीनियर जो डॉक्टर्स हैं वो गाइड करते हैं, वो है गिलोय। गिलोय जिसको कि बहुत जल्द शायद हमारे नेशनल हर्ब का नाम भी मिल जाएगा, इसमें बात चल रही है। गिलोय जिसको कि टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया कहा जाता है। गिलोय जिसे कि शास्त्रों में अमृता कहा जाता है, क्योंकि वो अमृत के समान गुणकारी है और बहुत इजीली कहीं पर भी घर में आप चाहें उसका पौधा लग जाता है। उस गिलोय के रस का सेवन अगर किया जाता है तो हम बहुत बढ़िया लड़ सकते हैं इस कोरोना नाम के वायरस से। दरअसल जैसे मार्च में भारत में कोरोना काल का काम शुरू हुआ था, उसके बाद अप्रैल, मई और जून में देखा जाए जैसे कर्फ्यू, लॉकडाउन चलता रहा और बहुत से परिवार ऐसे हैं जो घर में नए नए व्यंजन तैयार करके उसकी फोटो अपने रिलेटिव्स को डालनी, रिलेटिव ने हमें डालनी। क्या इसके लिए कितना तो जरूरी है कि कितना कम खाया जाए और कितना ज़्यादा खाया जाए, इसके लिए डाइट चार्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। देखिए, हम डाइट की बात कर रहे हैं। डाइट में आयुर्वेद का अगर हम विधान मान के चलते हैं, आयुर्वेद ये कहता है कि अपने पेट को 4 हिस्सों में बांट लीजिए। मान लीजिए आपको 100% भूख लगी है, तो आप उस भूख को 4 हिस्सों में बांटिए। अब उसमें से 2 हिस्से आपको खाने हैं सॉलिड्स। सॉलिड्स मतलब जो चपाती आप खा रहे हैं वो ले सकते हैं, या चपाती के अलावा कोई ब्रेड ले रहे हैं, कुछ भी सॉलिड ले रहे हैं, वो केवल 2 पार्ट्स लीजिए। एक पार्ट आपको लेना है लिक्विड। इस लिक्विड में आ जाएगा जो सब्जी आप ले रहे हैं या जो साथ में छाछ आप ले रहे हैं। आयुर्वेद पानी को खाने के साथ लेने से निषेध करता है कि भोजन खाते वक्त पानी मत लीजिए। तो लिक्विड आ गया आपकी सब्जी, और 25% अर्थात 1/4 पेट आयुर्वेद कहता है हमेशा खाली छोड़िए। अगर आप चाहते हैं
कि खाया गया भोजन इम्यूनिटी को बढ़ाए, अच्छे से पचे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि भोजन भूख से 25% कम किया जाए। और 25% कम का मतलब है जो 75% हमें खाना भी है, उस 75% में हमें 50% लेना है सॉलिड, 25% लेना है लिक्विड। अक्सर हम खाने वाली चीज तो अच्छी खाते हैं, लोग कहेंगे मेरे पास आते हैं जी मैंने खाई तो मूंग की दाल थी, मेरा पेट इतना खराब है, मूंग की दाल खाने से भी मुझे बदहजमी हो जाती है। वो ये नहीं सोचते कि मूंग की दाल तो खाई है पर ठूस ठूस के खा दी है। तो जरूरी है कि भोजन जो है वो इसी अनुपात में किया जाए। और ये बड़ी अच्छी चीज थी जी कि लॉकडाउन में अलग अलग प्रकार के व्यंजन लोग एक दूसरे को भेजते रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे प्रोत्साहन भी मिलता है। और मैं तो ये चाहूंगा कि जैसे हम चैलेंज एक दूसरे को डालते हैं, आजकल हम देखते हैं फेसबुक पे एक दूसरे को चैलेंज डाल दिया जाता है, ये चैलेंज अच्छे व्यंजनों के ऊपर होना चाहिए ताकि हम लाभ उठा सकें। ये चैलेंज इस चीज पर भी होना चाहिए कि हम कितने दिन तक बिना काम से घर के बाहर नहीं जाते। ये बहुत जरूरी है कि आज हम अगर अपने पूरे देश का भला चाहते हैं, पूरी मानवता का भला चाहते हैं, देखिए जब काम है तब बाहर जाने से नहीं रुका जा सकता है। आज अगर एक मजदूर ने जिससे काम करके कमाना है और खाना है, हम उसे बोल देंगे कि तुम बाहर नहीं जाओ, तो शायद उसके लिए संभव नहीं होगा। लेकिन केवल अपने शौक के लिए घरों से बाहर निकलना इस समय हमें पूरी तरह से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। दरअसल ये तो आहार के बारे में आपने बताया। जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनके लिए एलोपैथिक में भी देखा जाता है, वो एक काढ़ा नाम की चीज बना कर देती है। उस काढ़ा में आयुर्वेदिक के हिसाब से देखें कौन सी वस्तुओं को जो पानी में उबालकर पीने से काढ़ा जो लाभदायक सिद्ध होगा जी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जी। देखिए अगर कोई भी इंसान कोरोना पॉजिटिव हो गया है, दो प्रकार का इलाज आयुर्वेद उस केस में बताता है, एक रस औषधियां और एक काष्ठ औषधियां। काष्ठ औषधियां बहुत कॉमनली आज फेमस भी हो गई हैं, कई प्रकार के काढ़े लोग पी रहे हैं। मैं उसमें एक आइडियल काढ़े में क्या होना चाहिए वो भी आपको बताता हूँ जी। काढ़े में अगर आप काढ़ा बनाते हैं, इसमें हमें गिलोय का सेवन करना है, हमें नीम डालना है, हमें तुलसी का इस्तेमाल करना है, हमें मगों का इस्तेमाल करना है। मगे बोलते हैं जी पाइपर लौंगम को, किसी जमाने में अचार में डला करती थी। हमें काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। ये हम काढ़े में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम काष्ठ औषधियों के साथ इलाज चाहते हैं। वहीं आयुर्वेद का ये मानना है, और इस चीज का कम लोगों को ज्ञान है, आयुर्वेद का ये मानना है कि रोग अगर बढ़ गया है, एक वायरल रोग अगर ऐसा हो गया है जहां वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, तो रस औषधियों का इस्तेमाल अवश्य करें। इन रस औषधियों में सबसे ऊपर आ जाती है स्वर्ण बसंत मालती रस। स्वर्ण बसंत मालती रस एक ऐसा योग है जो जब पेशेंट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपने सारे बाकी इलाजों के साथ, तो फीवर के लिए और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि फीवर एक बड़ी मेजर चीज है जो परेशान कर रही होती है पेशेंट्स को। जब वो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं ये काफी लाभकारी साबित हो सकता है। ऐसे ही एक और योग आता है जिसका नाम है श्वास काश चिंतामणि रस। इसका इस्तेमाल करने की जरूरत है उस अवस्था के ऊपर जहां एक व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ तीसरा योग जो आ जाता है वो आ जाता है कंठकारी अवलेह। कंठकारी अवलेह एक चटनी है जिसका सेवन उस स्टेज पे करवाना बहुत लाभकारी है जब कोरोना का व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है, मैं कुछ भी खा रहा हूं मुझे उसकी स्मेल नहीं आ रही है। उस स्टेज पे कंठकारी अवलेह का सेवन भी अगर करवाया जाता है तो बहुत लाभकारी है। डॉक्टर साहब आपने आयुर्वेद की शुरुआत गुरु नगरी से शुरू की, आप डीएवी इंटरनेशनल से भी संबंधित थे और अब मेरे ख्याल में अभी भी हैं, और इसके अलावा फिर आप चंडीगढ़, दिल्ली और इसके अलावा देश विदेशों में भी आप मरीजों का जो इलाज कर रहे हैं। ये बताइएगा कि आयुर्वेदिक में देखा जाए तो भारत में तो बहुत सी दुनिया है जिसको इन पर विश्वास है। क्या विदेशी लोग भी आयुर्वेदिक पर विश्वास रखना शुरू हो गए हैं या क्या बात है, इस संबंधी आप जानकारी दीजिएगा। देखिए अगर आज हम आयुर्वेद की बात करते हैं, मैं पूरी दुनिया में पिछले 22 सालों से ट्रीटमेंट में दे रहा हूँ और सभी मेजर कंट्रीज के अंदर मैं पेशेंट्स देखने के लिए जाता हूँ, और
ये देखने को मैंने देखा है, मतलब मैं जो पाता हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि विदेशों में रादर लोग आज की डेट में गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करते हैं। भारत में भी आयुर्वेद एक बार दोबारा से लोग इसकी तरफ वापस आ रहे हैं, लेकिन जो चीज विदेशों में रादर मैं बेटर देखता हूँ वो है कि यहाँ जब मैं किसी पेशेंट को दवाई बताता हूँ, आहार, विहार और औषध, उसमें से जो औषध है वो इजीली सब खा लेते हैं, आहार का पालन नहीं करते, विहार का पालन नहीं करते। रादर जब मैं दूसरे कंट्रीज के अंदर आहार और विहार गाइड करता हूँ, वो लोग उस आहार और विहार का भी पूरा पालन करते हैं। मैं बड़ा ब्लेस्ड रहा हूँ जी कि हम इंडियन आयुर्वेदा को मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, यूएस में भी मेरी कई टॉक्स हुई हैं, आयुष मंत्रालय की तरफ से भी मैंने इनमें से कुछ टॉक्स में हिस्सा लिया है। तो वहाँ जब हम कुछ बताते हैं, इतना बढ़िया तरीके से वो लोग पालन करते हैं। आधा काम तो आहार और विहार दूर कर देते हैं, आधा रोग। आयुर्वेद में भी ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति परहेज करता है उसे किसी औषध की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो व्यक्ति परहेज नहीं करता है उसको भी किसी औषध की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो परहेज करता है वो बीमार नहीं होता, जो परहेज नहीं करता वो ठीक नहीं होता। तो आज पूरी दुनिया में आयुर्वेद की ओर लोग एक उम्मीद की किरण की तरह देख रहे हैं। उन्हें ये लगता है, और बहुत हद तक ये सच भी है, कि वायरल इन्फेक्शंस में आयुर्वेद एलोपैथी से बहुत अधिक कारगर है। और यही कारण है कि पूरा विश्व आज आयुर्वेद को दिल खोल के अपना रहा है। और जरूरी है हमारे सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए भी कि अच्छे आयुर्वेदिक योग, अच्छी आयुर्वेदिक गाइडलाइंस पूरी दुनिया के पेशेंट्स को दी जाए, ताकि एक बार दोबारा से पूरा विश्व भारत की इस धरोहर आयुर्वेद का लुभा माने। दरअसल कोरोना से सभी लोग इस समय खौफ में भी हैं, और मेन बात इसको लेकर टेंशन है लोगों को कि ये कोरोना कब तक चलेगा। आयुर्वेद को आपने काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया है, क्या आप बता सकते हैं कि कितने समय तक कोरोना चल सकता है? इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको तो बताइएगा। देखिए, ये सवाल एक टफ सवाल है। उसका कारण ये है, अगर मैं सच कहूँ तो अब तक 2 या 3 बार की जो मेरी प्रेडिक्शंस रही हैं कोरोना को लेकर के, वो खराब ही रही हैं, क्योंकि कोरोना हम सबकी उम्मीदों से बड़ा पेंडेमिक साबित हो रहा है। हम सबको सबसे पहले ये उम्मीद थी, मुझे भी ये उम्मीद थी कि जैसे ही समर्स आएंगी और भारत में हमारे गर्मी काफ़ी पड़ती है, तो मुझे भी काफ़ी उम्मीद थी कि जो कोरोना है वो गर्मियों तक तो कम हो ही जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर उसके बाद अगली उम्मीद ये जागी कि जैसे जैसे हर्ड इम्यूनिटी आती चली जाएगी तो कोरोना से हम उबर पाएंगे। लेकिन ये भी देखा गया है कि एक व्यक्ति जब कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, उसके बाद कुछ केसेस हांगकांग में ऐसे देखे गए हैं, पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव होने पर दोबारा से एक व्यक्ति भी पॉजिटिव हुआ है। तो मुझे यही लगता है कि इस रोग को हराने के लिए अभी बहुत सा होमवर्क करना जरूरी है। जो वैक्सीन अलग अलग कंपनीज बना रही हैं, वो वैक्सीन कहीं ना कहीं अभी ये साल के अंत तक या अगले साल की स्टार्टिंग तक आने की उम्मीद है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर अच्छे प्रकार से आयुर्वेद की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, और आज अगर हम सब भारतवासी ये प्रण ले लें कि हम कोरोना को वाकई में ही एक रोग मानेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ, जिसे बोलते हैं ना कि बिल्ली को देख करके कबूतर कई बार आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली है, अगर मैं आंखें बंद कर लूंगा तो शायद बिल्ली मुझे नहीं देखेगी। हम लोग जो कोरोना का अट्ठास लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं कि नहीं कोरोना तो है ही नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं कोरोना को दूर भगाने में ये सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रहा है। तो जरूरी है, अगर हम लोग इसे सीरियसली ले लेते हैं, प्रण कर लेते हैं कि हम सारी गाइडलाइंस मानेंगे, फिर तो हम 3-4 महीने में डेफिनेटली इस रोग को हरा सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, फिर हमें वेट करनी पड़ेगी एक अच्छे वैक्सीन के आने। दरअसल अभी तक देखने में आया है कि कोरोना को लेकर जो ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं वो किसी ना किसी बीमारी से संबंधित है, जैसे शुगर है, हाइपरटेंशन है। ऐसे में तो ये बीमारी कम आयु के जो लोग हैं उनको भी ये पॉसिबल है क्या? इससे बचाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये भी एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिस ऑब्जर्वेशन के कारण जो हमारा देश का यूथ है वो उतना इस डिजीज को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि बहुत से यंगस्टर ये सोच लेते हैं कि या तो डायबिटीज वाले को या हाइपरटेंशन वाले को या किसी भी अन्य रोग से पीड़ित लोगों की ही जान कोरोना ले रहा है।
तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली अगर एक व्यक्ति को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनीज की बीमारी है, हेपेटाइटिस है, अधिक चांसेस हैं कि अगर उनको कोरोना होगा तो उनके लिए जानलेवा साबित होगा। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे हैं जहां हम दिखने में बिल्कुल ठीक होते हैं, हम यंग भी लग रहे होते हैं, हमें रोग भी कोई नहीं होता, लेकिन हमारा CD4 काउंट कम होता है, हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी, हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी उतनी बढ़िया नहीं होती है। दिखने में एक इंसान जो पूरी तरह से स्वस्थ भी लग रहा होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है ये कभी जज नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि हम देखते हैं आजकल बहुत से यंगस्टर्स भी ऐसे हैं जिनमें कोई रोग नहीं था, फिर भी अनलकीली वो कोरोना से जान गंवा लेते हैं। और इसमें एक बहुत मेजर फैक्टर है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कितना सीरियसली उस रोग को लिया जाता है। ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको अगर पता चलता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, वो हर अच्छी चीज़ करते हैं, गर्म पानी भी पीते हैं, काढ़े भी पीते हैं, प्रॉपर गाइडेंस का फॉलो करते हैं। और ऐसे भी केसेस हैं जो कहते हैं अरे ये तो सिर्फ और सिर्फ कहने की बात है, कोरोना एक नॉर्मल खांसी और जुकाम है। ज़्यादा करके केसेस वो खराब होते हैं जो शुरुआत में इसे सीरियसली नहीं लेते। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हर वो कदम उठाएं जिससे हमें ये वायरस ना हो पाए, और हर वो कदम भी उठाएं कि अगर अनलकीली ये वायरस शरीर में आ गया है तो हम उससे बच पाएं। डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल, घरों में जो बच्चे होते हैं माँ के लाल, वो कुछ चीज़ों को लेकर पसंद नहीं करते, जैसे काढ़ा बड़े तो पी लेंगे, छोटे बच्चे को बुलाएंगे तो वो उसके पास तक नहीं जाएगा। इस बीमारी से बचाव को लेकर अगर हमें बच्चों को सेफ रखना है तो उसके लिए क्या उपाय जरूरी हैं जी? आपने बिल्कुल सही चीज़ कही थी कि बच्चे जो है, आज अगर हम बच्चे को काढ़ा बोलेंगे कि पी लो तो बच्चा तो वोमिट कर देगा, बच्चा नहीं पिएगा उसको। बहुत कम बच्चे होंगे जो लाइक करेंगे कोई काढ़े को पीना। तो सबसे अच्छी चीज़ जो बच्चों के लिए है वो है जी हनी, जो शहद है हमारा, जितना पुराना हनी मिल सके उतना ही पुराना हनी लेकर के उस हनी के अंदर अगर आप चाहें तो मार्केट में एक बना बनाया कम्बिनेशन आता है सीतोपलानी चूर्ण, वो दिया जा सकता है सुबह शाम। अगर आप चाहें काली मिर्च को पीस करके आप चटा सकते हैं, दालचीनी को आप चटा सकते हैं, ये चीज़ें आप बच्चों के लिए कीजिए। और कुछ आज बहुत बढ़िया काम कुछ आयुर्वेदिक कंपनीज ने भी किया है। हर्ब्स की आइसक्रीम्स आ गई हैं, हालांकि मैं उनके फेवर में नहीं हूँ कि आइसक्रीम में हर्ब ली जाए। इसके अलावा मिठाइयों में जो है हर्ब्स आ गई हैं, हमने भी कुछ कोशिशें की हैं, बिस्किट्स में हर्ब्स डाली हैं, चाय पत्ती में हर्ब्स डाल दी हैं। तो ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन है जो टेस्ट में बच्चों को दिए जा सकते हैं। लेकिन पहली चॉइस क्या रहती है जी? शहद के साथ सीतोपलानी चूर्ण या शहद के साथ काली मिर्च का चूर्ण। ये बच्चे लाइक भी करते हैं, टेस्टी होता है, हम लोग भी छोटे होते हैं लेते रहे, तो ऐसी चीज भी बच्चों को दी जा सकती है। डॉक्टर नवदीप जी ने कोरोना महामारी के बचाव लक्षण व सावधानियों को लेकर हमें काफ़ी हद तक जागरूक किया है। मुझे आशा है कि आप अगर इन बातों पर ध्यान देंगे तो आप कोरोना से मुक्त रह सकते हैं और अपने बच्चे, अपने माता पिता और अपने समाज को भी तंदुरुस्त रखने में अपना अहम योगदान अदा कर सकते हैं। आज़ाद इंडिया 24 न्यूज़ की तरफ से अपने साथी राजीव शर्मा के साथ अरविंदर वड़ैच।